Hello everyone, welcome to our new video on the profit curve. So today let's talk about a generic topic. As usual, कोई stock recommendation नहीं है, no buy, no sell recommendation. Please read my standard disclaimer in the description of this video. Let's talk about a broad topic कि especially जो youngsters है या so if you are 21 years of age, I think this video will definitely help you understand a broader context of your country and why everyone is bullish on India. मतलब इंडियंस तो देशभक्ति में बुलिश हो सकते हैं बट वाई अदर्स आर एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड इंडियन इक्विटी मार्केट्स, उसका रीज़न क्या है? तो कुछ पॉइंट्स जो मैं इतने सालों से हम लोग स्टडी करते हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ. एंड आई वुड थिंक इवन इफ़ यू आर अ मिडिल एज्ड पर्सन, मान लीजिए आपकी उम्र 40-41 है, आपके पास अभी टेक्निकली 20 साल बचे हैं बिफोर यू हैंग अप योर बूट्स इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. रिटायरमेंट एज वैसे तो 58 या 60 की होती है, बट वो कहते हैं ना कि पीपल हु प्लान फॉर अर्ली रिटायरमेंट, आपके लिए भी इफ़ यू आर मिडिल एज्ड 40-45 के बीच में और आप अभी भी शुरुआत कर रहे हो, द नेक्स्ट 20 years आप इमेजिन नहीं कर सकते हाउ मच वेल्थ आर कंट्री कैन जनरेट. और इसके सीधा सीधा सबूत मैं आपको बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ तथ्य के साथ, विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स करेक्टली. सो let's understand how much has Sensex and Nifty given you returns in the last 41 years. 1983 से लेके 2023 40 years में निफ्टी और सेंसेक्स ने अप्रॉक्सीमेटली, जो बेंचमार्क है ज़्यादा भी दिया होगा बट अप्रॉक्सीमेटली 14-15% रिटर्न्स दिया, बेंचमार्क इंडेक्स है. और 1983 से लेके 2023 तक दिवाली टू दिवाली अगर आप देखोगे, बहुत इंडिया में प्रॉब्लम्स हुए हैं, पॉलिटिकल गुफअप्स हुए हैं, मतलब सिविल वॉर जितनी चीज़ें हुई है, आप जो ख़राब चीज़ें इमेजिन कर सकते हो. 90s का डेकेड तो आप सबको पता है कैसा था. इट वाज अ ट्रॉमेटाइजिंग डेकेड यार. मतलब आवर कंट्री हैज़ गॉन थ्रू इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, लैक ऑफ स्टेबिलिटी. गवर्नमेंट 5 साल में 3 बार इलेक्शन होते थे 90s में. मुझे याद है एक दौर था, एक वोट के लिए सरकारें गिर जाती. तो आप सोचो स्टॉक मार्केट की क्या रेलेवेंस रही होगी या स्टॉक मार्केट की क्या इज्जत रही होगी. लेकिन इतने ख़राब समय में हमने क्या कुछ नहीं देखा है. बट इवन इन द बैड टाइम्स द मार्केट्स आर ऑलवेज गोइंग अप. एंड इन द लॉन्ग टर्म देखिए, किसी का लॉन्ग टर्म 40 years है, किसी का 20 years है, किसी का 10 years है. बट अगर मैं एक ब्रॉड लॉन्ग टर्म लेता हूँ 20 years या 21 years का, I mean, if I take a 20-year long term, then in the next 20 years, why is everything working for us? वो आपको समझना है भाई. 40 साल में इतनी बर्बादी के बाद भी आपका देश 6% 7% ग्रो किया है और अभी तो सब कुछ आपके फेवर में अब जाके आ रहा है. कैसे? चाइना नीचे गिर रहा है. एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती. एशिया में दो बड़ी इकोनॉमीज़ है, चाइना एंड इंडिया. अब आप देखिए पिछले 30 years में 19 मतलब 40 years, वही पीरियड पकड़ते हैं, 40 years में चाइना ने बहुत ग्रो किया है. चाइना हैज़ ग्रोन लीप्स एंड बाउंड्स. मानना पड़ेगा, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को अपना सहारा बनाया और बहुत ग्रो किए. इंडिया ने आईटी, सॉफ्टवेयर और सर्विस सेक्टर को अपना सहारा बनाया और हमारे देश ने बहुत अच्छी ग्रोथ की है. और भी हो सकती थी बट वी हैव ग्रोन फेयर. अब क्या हो रहा है, अब चाइना का जो लैक ऑफ ट्रस्ट पैदा हुआ है ग्लोबली आफ्टर कोविड, स्पेशली पीपल आर नॉट ट्रस्टिंग देयर वेंडर्स इन चाइना, ये एक फैक्ट है. तो उससे एक स्ट्रैटेजी निकल के आई है जिसको हम बिज़नेस में और जियो पॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल बिजनेस में बोलते हैं चाइना +1. इसका मतलब चाहे आप एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, कोई भी हो, आप चाइना पे पूरी तरह वेंडर्स नहीं डिपेंड कर सकते. आपको चाइना के अलावा दूसरे देशों में देखना पड़ रहा है मजबूरी में शायद. उसमें सबसे ऊपर नाम इंडिया का नहीं है. देयर इज़ वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़. उसके बाद इंडिया का नंबर आता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ लेबर इंडिया का अभी भी चाइना से काफ़ी कम है, लेकिन ये दूसरी कंट्रीज से हमारा कॉस्ट ऑफ लेबर अभी भी हाई है. प्लस इंडिया में रेड टेपिज्म, बिजनेस सेटअप करना, फैक्ट्री लगाना अभी भी थोड़ा कम्बरसम है. वो बेटर होता जा रहा है, नो डाउट. बट वियतनाम का करेंसी एडवांटेज है, आपको शायद पता नहीं होगा. 1 इंडियन रुपी इज़ इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 300 वियतनामी डोंग्स. 300 से ज़्यादा था एक ज़माने में.
तो अगर आप कोई नया बिजनेस इंडिया में सेटअप कर रहे हो, वियतनाम इज़ एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री एंड दे ऑल्सो टेक्निकली चाइना के ऑपोजिट्स ही हैं, चाइना के दोस्त नहीं हैं, तो वो इंडिया के दोस्त हैं। लेकिन कोई फॉरेनर है, उसको अगर वियतनाम में कॉल सेंटर डालने का मौका मिले, तो अगर इंडिया में वही चीज़ 100 रुपये में डाल रहा है बिज़नेस, वो वियतनाम में 60 या 65 रुपीज़ में बिज़नेस डालेगा, ज़्यादा प्रॉफिट बनाएगा। तो ऑब्वियसली एवरीबडी विल प्रेफर। वो सब होने के बाद फैक्ट्रीज इंडिया में लग रही है, तो वी हैव कंपटीशन विद इन एशिया, वो प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेजर इंग्लिश स्पीकिंग इकोनॉमी इंडिया ही है। दूसरा फेवर है हमारा, यंग पॉपुलेशन है हमारे पास, बिटवीन 18 to 39, ये जो एज है इंडिया का, 65% पॉपुलेशन 18 to 39 के बीच में वर्किंग एज में, ये दुनिया में और किसी देश में नहीं है। सो दैट्स अनदर ब्यूटी। देन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। हम लोग मैनेजमेंट में एक फैक्टर पढ़ाते हैं, पेस्टेल। पेस्टेल मतलब PESTEL। हम कहते हैं जो कंट्री या जो कंपनी ये 6 फैक्टर सेटिस्फाई करती है, वो बहुत आगे ग्रो कर सकती है अगले 20 साल में, 20 साल छोड़ो 10 साल में। तो पेस्टेल में P है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, E है एनवायरनमेंट, S सोशल, T टेक्नोलॉजी, E अब मैं भूल रहा हूँ वो दूसरा E कौन सा है। अगर आपको पता हो तो कमेंट्स में डाल देना, मुझे याद आएगा बट वीडियो के बाद याद आएगा। इकोनॉमिक, हाँ ऑफ कोर्स, हाउ कुड आई फॉरगेट दैट। सो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड लीगल, ये पेस्टेल फैक्टर्स होते हैं। ये सारे फैक्टर में लीगल थोड़ा सिस्टम हमारा अभी भी बेटर हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स में अपनी कंट्री 100 में से 100 नंबर लेके आगे बढ़ रही है। देन इंडिया का GDP का साइज़ कितना है, $3.76 ट्रिलियन का हमारा GDP है। चाइना का GDP है $16 ट्रिलियन, बहुत आगे है अभी भी। US का GDP है $25 ट्रिलियन, इट्स द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी। ये इकोनॉमी का साइज़ है। लेकिन US नंबर 1 है, चाइना नंबर 2 है, इंडिया नंबर 5 पे है। इंडिया के ऊपर कौन है, जर्मनी और जापान। द मोमेंट इंडिया बिकम्स अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो बहुत जल्द, मुझे लग रहा है अगले 3 साल में हम $5 ट्रिलियन की पूरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे जो इकोनॉमी है। वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। जर्मनी और जापान 5 ट्रिलियन के नीचे है, तो हम इन दोनों को पछाड़ के 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। इसका मतलब US और चाइना को आंख में आंख दिखाने वाली कंट्री आपकी कंट्री होगी। लेकिन हमें स्पर्धा उनसे फाइट करके नहीं जीतनी, हमें दिमाग से जीतना है। कैसे? हमको अपनी कंपनीज़ को ग्रो करना है, जो चाइना ने किया 90s में, वो हमें अभी करने का मौका मिल रहा है। तो ये एक फैक्टर है। नेक्स्ट फैक्टर है इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना है, $2,500 है। काफ़ी कम है, बिकॉज हमारा डिनोमिनेटर इतना बड़ा है ना, अपनी पॉपुलेशन 140 करोड़ लोगों की जनता है, तो ऑब्वियसली पर कैपिटा इनकम हमारा ज़्यादा नहीं है। एवरेज मंथली सैलरी इन इंडिया इज़ ओनली 18,000 रुपीज़, उससे ज़्यादा नहीं है। तो आपको स्टॉक सिलेक्ट करते वक्त ऐसे स्टॉक चुनने हैं जो 18,000 रुपये महीने कमाने वाला, गांव में रहने वाला इंडियन, कभी ना कभी जब मार्केट में आ रहा है और आएगा भी, वो बंदा जिस तरह के प्रोडक्ट्स खरीदेगा, जैसे जियो पे हमारा फोकस इतना क्यों है, क्योंकि जियो इज़ वेरी अफोर्डेबल। You don't need to be a rich person and it's a necessity. Jio is not discretionary. It's a basic necessity now to have a good internet connection, 4G connection. तो वो जो प्लेटफॉर्म सर्विस है 4G के बाद, वो फाइनेंशियल सर्विसेज में जब घुसेंगे तो वो उसको मर्ज कर पाएंगे एज अ बिग एंटिटी कॉल्ड रिलायंस। तो रिलायंस पे एक अलग वीडियो बनाएंगे, बहुत बनाए मैंने, बट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल बनाऊंगा। तो ये एक और फैक्टर है कि आपके देश का पर कैपिटा इनकम अभी भी काफ़ी कम है। जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, US का पर कैपिटा इनकम है $61,000 और अपना 2,500 यानी $2,500, $2,500। लेकिन उसमें एक अच्छी बात यह है कि US में वो क्रेडिट करके, यानी क्रेडिट पे माल लेके खर्चा करते हैं। हम लोग अभी, हमारा क्रेडिट कंजम्पशन इंडिया का अभी बढ़ा नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने वाला है 10 साल में। तो ये एक और फैक्टर है जिसमें आपके सारे अच्छे स्टॉक्स ग्रो करेंगे, राइट। सारे ग्लोबल हेज फंड्स देखो, म्यूचुअल फंड्स देखो, FIIs देखो, अभी तक उन्होंने इंडिया में निवेश करना शुरू भी नहीं किया। अभी तो ये बूंद बूंद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके। आई मीन व्हाट यू आर सीइंग राइट नाउ, FII, इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी तो पैसा जो चाइना में उनका फंसा हुआ था, जो अब वो प्रॉफिट निकाले थे,
अब उसमें से 5% भी अब तक इंडिया में नहीं आया, अब आएगा। अब थोड़ा थोड़ा करके वो पैसा चाइना के बाद, लकीली the biggest equity market with lot of safety and no major restrictions is our Indian equity market. We are the fifth largest turnover in global equity markets also, and we are the world's fifth largest अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी also. तो चाइना में FII फ्लो कम हो रहा है और हमें मिल रहा है, उसका गिनती शुरू हो गया है. सो ये भी एक फैक्टर अपने फेवर में आ गया अगले 10 ईयर्स के लिए, समझो आप. ये बहुत रेयर होता है, वो बोलते हैं ना स्टार्स आर अलाइनिंग फॉर इंडिया. बहुत रेयर होता है कि इतने सारे फैक्टर एक साथ आपके देश को पुश कर रहे हैं. तो एज एन इन्वेस्टर, एज अ रिटेल इन्वेस्टर, छोटे निवेशक, आप क्या कर सकते हो भाई? आपके लिए काम बहुत सिंपल है. आपको टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स में SIP करते रहना है एंड टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स में SIP करते रहना है. इतना याद रखिए, जो कंपनी, स्टॉक्स में बात कर रहा हूँ, जो कंपनी अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है और गिर नहीं रही है, टूट नहीं रही है, अगर वो कंपनी 20 साल तक ज़िंदा रह गई तो आपका पोर्टफोलियो कम से कम, पोर्टफोलियो मैं बता रहा हूँ, 20, 25, 50 गुना, 25, 50 टाइम्स 20 साल में बढ़ सकता है. तो क्योंकि ये इतने सारे फैक्टर्स का अलाइन होना कभी साथ में किसी देश के लिए हुआ नहीं है. ना US के लिए हुआ है, ना चाइना के लिए हुआ है, अपने लिए हो रहा है. हम लेट ग्रो कर रहे हैं लेकिन हम लेटेस्ट ग्रो कर रहे हैं, ऐसा बोलूँगा मैं, राइट. एंड एक और फैक्टर है म्यूचुअल फंड्स. मार्केट अभी गिर क्यों नहीं रहा है? आप सोच रहे होंगे ना कि FIIs की सेलिंग हो रही है. पिछले 1 महीने से तो FII बेच रहे हैं. मार्केट 20,250 से गिर के सिर्फ 1000 पॉइंट भी नहीं, 700-800 पॉइंट गिरा और अभी उधर वापस रिकवरी दे रहा है. क्यों? म्यूचुअल फंड्स, हर महीने जो म्यूचुअल फंड में SIP आ रही है, दैट फिगर इज़ द हाईएस्ट सो फार इन इंडिया. इट्स 16,000 करोड़. 16,000 करोड़ की मंथली SIP, मंथली महीने की SIP हो रही है म्यूचुअल फंड में, विच इज़ अ ग्रेट कुडोज टू ऑल रिटेल इन्वेस्टर्स. ये आप सबकी, हम सबकी शक्ति है जो SIP के ज़रिए हम म्यूचुअल फंड में अपना हार्ड अर्न मनी पार्क कर रहे हैं. आई थिंक म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट वे फॉर अ लेमैन रिटेल इन्वेस्टर टू मेक मनी, क्योंकि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आपको 14, 15, 16% तो मिलना ही मिलना है ग्रोथ. अब इतने सारे फैक्टर्स के बाद में आप बोलोगे खाली 15% ग्रोथ मिलेगा? नहीं, प्रोबेबिलिस्टिक एक्टिविटी है ना. सो 15% इज़ वेरी गुड ग्रोथ. वो बेसिक निफ्टी की ग्रोथ है. अगर वो मिल गई और उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हैं, तो अगर ये सारे फैक्टर इसी तरह चलते रहे, कुछ डिसरप्शन नहीं आया, तो हम शायद 18-20% आपका पोर्टफोलियो ग्रो करे कंपाउंडिंग एवरी ईयर. टू पुट थिंग्स इनटू कॉन्टेक्स्ट, इफ़ योर पोर्टफोलियो ग्रोज एट 18% पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, तो हर 4 साल में आपका पोर्टफोलियो डबल हो रहा है एज पर रूल ऑफ 72. 18% पर ईयर अगर ग्रोथ मिली, और वो हर साल ऐसे नहीं मिलेगी 18, 36, 54, 72, ऐसे नहीं होगा. पहले 3-4 साल परेशान हो जाओगे आप, कुछ ग्रोथ ही नहीं आ रहा है सर, मैंने अभी अभी शुरू किया था, ऐसा होगा. बट इफ़ यू स्टिक टू योर पोर्टफोलियो, तो वो 20 साल में अगर ओवरऑल एवरेज 18% ग्रोथ दिया, तो सपोज़ आपका कुल पोर्टफोलियो मिला के मान लीजिए 5 लाख का है. आपने 5 लाख के स्टॉक्स जमा कर लिए और म्यूचुअल फंड, चलो 5 लाख के स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड, 2.5 लाख के स्टॉक्स ले लिए, 2.5 लाख के म्यूचुअल फंड ले लिए और लमसम लेके बैठ गया. म्यूचुअल फंड SIP आप अलग से कर रहे हो, वो मैं नहीं गिन रहा हूँ, वो तो आपका बोनस हो गया. बट इफ़ योर पोर्टफोलियो इज़ 5 लाख, if it grows 18% every year compounded for the next 20 years, तो हर 4 साल में आपका पोर्टफोलियो डबल हो रहा है. इसका मतलब 5 लाख 4 साल बाद हो गया 10 लाख, 8 साल बाद, टोटल 8 ईयर्स के बाद हो गया 20 लाख, देन 12 ईयर्स के बाद हो गया 40 लाख, 16 ईयर्स के बाद 80 लाख, एंड 20 ईयर्स के बाद वही 5 लाख बन गए 1 करोड़ 60 लाख रुपए. ये बेसिक गणित है, बेसिक मैथ्स है, और यही ITC ने करके दिखा. ITC ने तो 1 लाख को, पिछले वीडियो में आपने देखा था ना, मेरे इसके पहले वाले वीडियो में, 1 लाख को 20 साल में ITC ने 1.5 करोड़ तक लाके दिखाया. वो एक कंपनी थी, अब वो चल गई क्योंकि लोग उसमें निवेशित रहे तो उन्होंने पैसा कमाया. लेकिन आपका तो पोर्टफोलियो है ना, आपको तो ज़्यादा चांसेस है बिकॉज आपका डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स है. सो गाइज, आप चाहे 21 ईयर हो, 41 ईयर हो, या मैं बोलता हूँ 61 ईयर ओल्ड भी हो, this is a time for India because everybody wants to work with India
एंड नो बडी वॉन्ट्स टू वर्क विद चाइना अपार्ट फ्रॉम चाइनाज फ्रेंड्स, जो बहुत कम है। जियो पोलिटिकली हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशन में हैं। हमारे देश में अभी काफ़ी चीज़ें अलाइन हो रही हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ स्टेबिलिटी है, जो बहुत रेयर है आज के डेट में। इवन डेवलप्ड वर्ल्ड में स्टेबिलिटी नहीं है। पूरा यूरोप बिखरता जा रहा है। ग्रेट ब्रिटेन के बारे में मुझे बात नहीं करनी है, लेकिन वो अपने ग्रेटनेस से टूटते जा रहे हैं। इट्स क्लियरली विजिबल। बहुत मारा मारी है ब्रिटेन में जॉब्स की। दे आर नॉट क्लियरली नॉट एबल टू सर्वाइव दिस करंट डाउनटर्न। अपना ही देश है भाई, अपन ही ग्रो करने वाले हैं। वी हैव टू टेक एडवांटेज। तो यदि आप कुछ भी कर रहे हो, जिस जगह हैं और जो कुछ कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हैं, सेफ्टी मिलेगी। डायरेक्ट स्टॉक्स में भी एक पोर्टफोलियो बना के अच्छा सा रख सकते हैं, तो वो ग्रो होएगा। लेकिन आपको अगले 20 साल तक पकड़ के रखना है पोर्टफोलियो, उसमें ग्रोथ होगी। यही स्टॉक्स आपको देंगे। मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। IRFC और जितने मैंने बाकी के बताए थे, थोड़े स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप का एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बना के वही ग्रो करेगा गाइस। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू कमेंट एंड लेट मी नो। थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, बट कल क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, HDFC बैंक के रिजल्ट्स है, तो मैं ट्राई करूँगा कि उसको डिकोड करूँ आपके लिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्टी का सबसे ज़्यादा वेटेज अभी आफ्टर द मर्जर इज़ HDFC बैंक। रिलायंस इज़ 9%, HDFC बैंक इज़ 14%, इन्फोसिस इज़ 6 to 7%। तो तीनों स्टॉक्स वही हैं टॉप 3, लेकिन वेटेज बदल गया है। जो पहले रिलायंस का होता था वो अभी HDFC ग्रुप का यानी बैंक का हो गया मर्जर के बाद। तो HDFC के रिज़ल्ट आएंगे तो 15% ऑफ द निफ्टी का रिज़ल्ट आने वाला है कल यानी 16 अक्टूबर। I'll see you in the next video guys. Till then, as always, keep profiting and let's make your portfolio grow. Keep holding. You are a shareholder, right?